आज सत्ता की शुरुआत बारूदी धमाकों से ज्यादा उन सवालों के धमाकों से जो ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई पर है, जिन्हें लेकर अलग अलग थ्योरी और रिपोर्ट्स हैं। सवाल ईरान की सत्ता पर हैं। क्या कोई बहुत बड़ी बात छिपाई जा रही है? क्या कोई ऐसी खबर है जो सामने आ गई तो इस जंग में ईरान के लिए झटका होगी? आज पहले बात खामेनेई खानदान की मुश्तबा मिस्ट्री की, जिसमें दावों का चक्रव्यूह है। मुश्तबा खामेनेई का सीक्रेट क्या है? जंग के इतने दिन बाद भी अब तक वो अदृश्य क्यों हैं? जिन्हें ईरान इजराइल बुरी तरह घायल बता रहे हैं, लेकिन ईरान घातक बता रहा है। जंग शुरू हुए 13 दिन हो चुके हैं। अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत को भी 13 दिन गुजर गए हैं। उनके बेटे मुश्तबा को सत्ता मिले हुए भी वक्त निकल चुका है, लेकिन अब तक मुश्तबा खामेनेई सामने नहीं आए हैं। इसीलिए सवाल है जो दुनिया भर में ट्रेंड कर रहे हैं। क्या अयातुल्लाह अली खामेनेई के बाद ईरान के नए सुप्रीम लीडर को भी कुछ हो गया है? जिस तरह के दावे हैं, क्या मुश्तबा खामेनेई भी अब आखिरी सांसें गिन रहे हैं? क्या वाकई में मुश्तबा को लेकर ईरान कोई बहुत बड़ा सच छिपा रहा है? क्या मुश्तबा के नाम पर हमले का रिमोट ईरान में बैठकर कोई और दबा रहा है? मुश्तबा खामेनेई के घायल होने के भी दावे हैं, लेकिन ईरान ये कह रहा है कि सब झूठ है। अब मुश्तबा खामेनेई को लेकर ब्रिटिश मीडिया की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जो ईरान के दावों से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती है। ब्रिटिश मीडिया द सन के अनुसार मुश्तबा खामेनेई इस वक्त कोमा में है। वो बहुत बुरी तरह घायल हैं और अब उनका एक पैर भी कट चुका है। ट्रंप ने भी ये कहा है कि मुश्तबा खामेनेई बुरी तरह घायल हैं, लेकिन कहाँ हैं इसकी जानकारी नहीं है। नेतन्याहू का कहना है कि मुश्तबा खामेनेई की स्थिति ऐसी है कि वो किसी को चेहरा दिखाने के लायक नहीं है। लेकिन पांचवी थ्योरी ईरान की है, जिसमें वो अपने नए सुप्रीम लीडर को सही सलामत बता रही है। सबसे पहले ब्रिटिश मीडिया द सन की रिपोर्ट देखिए, जो ईरान की सत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है और ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि ईरान में सब कुछ सामान्य नहीं है। द सन की रिपोर्ट है कि मुश्तबा खामेनेई 28 फरवरी को इजराइल अमेरिका की एयर स्ट्राइक में गंभीर रूप से घायल हुए थे। इस हमले में मुश्तबा को इतनी गंभीर चोटें आई थी कि उनका एक पैर तक काटना पड़ा। साथ ही उनके पेट और लीवर को भी बहुत नुकसान पहुंचा है। द सन ने यह भी दावा किया है कि इस वक्त मुश्तबा खामेनेई कोमा में हैं। रिपोर्ट के अनुसार मुश्तबा का इलाज तेहरान के सिना यूनिवर्सिटी अस्पताल में कड़ी सुरक्षा के बीच चल रहा है। लेकिन अगर ये सच है तो सवाल है, मुश्तबा के ऑडियो कैसे जारी हो रहे हैं? और क्या कोई और है जो मुश्तबा खामेनेई के नाम पर हमले का रिमोट दबा रहा है? अब ये भी देखिए, मुश्तबा खामेनेई पर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने क्या दावा किया है। एक रेडियो पर इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने यह दावा किया कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई जिंदा हैं, लेकिन बुरी तरह घायल हैं। जबकि नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल ने पिछले तानाशाह को मार गिराया है और नया तानाशाह मुश्तबा सिर्फ IRGC की कठपुतली है, जो सार्वजनिक रूप से अपना चेहरा नहीं दिखा सकते। सबसे पहले इन दावों पर इंटरनेशनल कलेश वाली कुंजी फिर एक दिलचस्प थ्योरी भी। क्या ईरान मुश्तबा की AI तस्वीरों का इस्तेमाल कर रहा है? अब ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई को लेकर आ रहे इन नए दावों के बाद सवालों के बम फट रहे हैं। एक और ऐसी थ्योरी आई है जो इस दावे को मजबूत करती है कि ईरान में पर्दे के पीछे सब सामान्य नहीं है। यह थ्योरी है BBC वेरीफाई की एक रिपोर्ट में, जिसमें यह दावा किया गया है कि अब तक ईरानी मीडिया द्वारा प्रसारित की गई मुश्तबा की तस्वीरें असली नहीं, बल्कि AI का इस्तेमाल करके बनाई गई हैं। फैक्ट चेक और ऑनलाइन वेरिफिकेशन के विशेषज्ञ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस दावे से ईरान से अमेरिका तक बेचैनी की नई तरंगें फैला दी हैं। पत्रकार शायान सरदारीजादे के अनुसार मुश्तबा खामेनेई के नए आधिकारिक X अकाउंट और ईरानी सरकारी मीडिया में जो तस्वीर शेयर की जा रही है, उसमें AI हेरफेर के स्पष्ट संकेत हैं। गूगल के टूल ने इस तस्वीर में ऐसे डिजिटल वाटरमार्क पकड़े हैं जो साबित करते हैं कि इसे गूगल AI का उपयोग करके एडिट किया गया है। जांच में यह भी सामने आया है कि ये कोई नई खींची गई फोटो नहीं है, बल्कि रिवर्स इमेज सर्च के जरिए ये पता चला है कि ये मुश्तबा खामेनेई की कई साल पुरानी तस्वीर है, जब वो एक सरकार समर्थक रैली में शामिल हुए थे। अब AI की मदद से उस पुरानी फोटो के बैकग्राउंड और आसपास खड़े लोगों को हटाकर इसे एक फ्रेश पोर्ट्रेट का रूप दे दिया गया है। BBC वेरीफाई की रिपोर्ट में एक और बहुत चौंकाने वाला दावा किया गया है, और वो ये है कि मुश्तबा खामेनेई का नया X अकाउंट ईरान से नहीं बल्कि नीदरलैंड से चलाया जा रहा है। अब तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ करने और X हैंडल के नीदरलैंड से ऑपरेट होने वाले इन दावों ने मुश्तबा के जिंदा होने के रहस्य को और गहरा दिया है।
यानी मुश्तबा का सस्पेंस अमेरिका और इजराइल के लिए ऐसी पहेली है जिसका स्पष्ट जवाब नहीं मिल रहा है। और यह थ्योरी ईरान के लिए चुनौती है, जिनका सच वो किसी भी हाल में सामने नहीं आने देना चाहते। लेकिन सवाल एक नहीं कई हैं, और वो भी देखिए और समझिए। मुश्तबा के जिंदा होने, घायल होने या सही सलामत होने वाले दावों पर इतने प्रश्न चिन्ह क्यों हैं? पहली और बड़ी वजह आइए आपको बताते हैं कि क्या है जिसकी वजह से ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं नए मुश्तबा खामेनेई, उनको लेकर सवाल उठ रहे हैं। तो पहली वजह यह कि अब तक एक बार भी कैमरे पर नहीं आए हैं, यानी लाइव वो तस्वीरें उनकी सामने नहीं आई हैं जिसमें वो साफ तौर पर सामने आए और बात करें। तो पहली वजह, सबसे बड़ी वजह ये है। दूसरी वजह, पहला बयान न्यूज़ एंकर ने पढ़कर सुनाया, यानी वो खुद कैमरे के सामने तो आए ही नहीं, लेकिन वो कैमरे के सामने आने के अलावा उन्होंने पढ़ा भी नहीं। उनका जो संदेश था वो एक न्यूज़ एंकर ने पढ़कर सुनाया। तीसरी वजह, अब तक सिर्फ ऑडियो आया है, वीडियो नहीं आया है, यानी सिर्फ ऑडियो आया है। उनका जो बात भी कि उन्होंने कही है उसमें मुश्तबा खामेनेई वाले सस्पेंस की जो तीसरी वजह हम आपको बता रहे हैं वो ऑडियो वाली ही है, जिसे ईरान की ओर से जारी किया गया था। दावा है कि ये ऑडियो मुश्तबा खामेनेई का है, लेकिन कोई वीडियो सामने न आने से पुष्टि नहीं हो सकी है कि ये कितना असली है। अब चौथी वजह देख लीजिए, वो ये है कि एक रिपोर्ट में मुश्तबा खामेनेई की AI तस्वीर पोस्ट किए जाने का दावा किया गया है, और यह भी कहा गया है कि मुश्तबा खामेनेई का नया एक्स हैंडल ईरान से नहीं बल्कि नीदरलैंड से ऑपरेट किया जा रहा है। इसीलिए सवाल तो बनता है, आखिर मुश्तबा खामेनेई को हुआ क्या है? क्या वो सही सलामत हैं या फिर कोमा में हैं? हम आपको कल जारी किया गया उनका ऑडियो भी आइए सुनवाते हैं। बदला तब तक जारी रहेगा जब तक कि वो पूरी तरह से हासिल ना हो जाए। ईरान अपने नुकसान का दुश्मन यानी अमेरिका से हर्जा न लेगा। अगर अमेरिका इनकार करता है तो ईरान उसकी संपत्तियों से वसूल करेगा या उन्हें उसी हद तक नष्ट कर देगा। युद्ध रुकने तक हॉर्मुज स्ट्रेट बंद ही रहेगा और सेना को इसका पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। हालांकि पर्दे पे सिर्फ ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई की सेहत से उठने वाले सवाल ही नहीं हैं, बल्कि अब एक सवाल आयतुल्ला अली खामेनेई की पत्नी को लेकर भी आया है, जिसमें ईरान की ओर से एक चौंकाने वाला दावा किया गया है। अली खामेनेई की पत्नी जिंदा हैं और ठीक हैं। ये रिपोर्ट तब आई है जब गुरुवार को ही मुश्तबा का एक ऑडियो आया था, जिसमें उन्होंने अपनी मां की मौत का जिक्र नहीं किया था। उसी के बाद इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC के मुखपत्र फार्स न्यूज़ ने एक बड़ा दावा किया। फार्स न्यूज़ ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया है कि ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की पत्नी मंसूरे खुजास्ते बगैरजादे जीवित हैं, और उनकी हत्या को लेकर अब तक जो भी रिपोर्ट सामने आई हैं वो सब गलत है। हालांकि उन्हें लेकर दावा था कि मसूदाजे पहले ही दिन इजराइल और अमेरिका के हमले में आयतुल्ला अली खामेनेई के साथ मारी गई थी। मुश्तबा कितने चोटिल हैं, उनकी हालत कैसी है, इसको लेकर अलग अलग अटकलें हैं, अलग अलग बयान और सवाल हैं। लेकिन एक बात सच है कि जैसे ही ईरान से नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई का ऑडियो संदेश आया, ईरान ने पूरी ताकत से दुश्मन के ठिकानों पर बारूद बरसाना शुरू किया। अरब में अमेरिकी ठिकानों पर हमले हुए, तेल अवीव को टारगेट किया गया, हॉर्मुज स्ट्रेट में घेराबंदी मजबूत की गई। यानी अमेरिका और इजराइल को फंसाने की तैयारी पूरी ताकत से हो रही है। ईरान के इस बारूदी प्रहार की पूरी वीडियो कुंजी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले इस युद्ध के आज के 7 बड़े अपडेट जान लीजिए। पिछले 24 घंटे से ईरानी सेना बहुत आक्रामक है। अरब में मौजूद अमेरिकी बेस पर हमले कर रही है। अब तक 6 देशों में 17 अमेरिकी सैन्य बेस पर हमले किए गए हैं। इजराइल में ईरान का सबसे बड़ा टारगेट तेल अवीव है, जहां कई मिसाइल और ड्रोन हमले हुए हैं, जिनमें से कुछ को एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट किया है और कुछ को वो इंटरसेप्ट नहीं कर पाया है। इन हमलों ने इजराइल की चिंता बढ़ा दी है। ईरान ने इराक के एक फ्रेंच बेस को टारगेट किया। वहीं UAE पर भी ईरान ने ड्रोन और मिसाइल बरसाए। दुबई में कई जगह हमले हुए, 10 ड्रोन मार गिराए जाने की भी खबर आई है। हर बीतते दिन के साथ हॉर्मुज स्ट्रेट वाला संकट बढ़ता जा रहा है। फारस की खाड़ी में 5 ऑयल टैंकरों पर हमले हुए, जिनमें अमेरिकी टैंकर भी शामिल हैं। आज का सबसे बड़ा अपडेट अमेरिका का टेंशन बढ़ाने वाला है। IRGC का दावा है कि उसने USS लिंकन पर ड्रोन अटैक किया और इस ड्रोन अटैक में USS लिंकन को नुकसान हुआ है। अमेरिका और इजराइल किसी भी कीमत पर ईरान की सैन्य ताकत खत्म करना चाहते हैं, इसलिए आज भी तेहरान समेत कई शहरों पर मिसाइल और ड्रोन अटैक किए गए हैं। इजराइल का मिलिट्री एक्शन लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ भी जारी है। बेरूत में IDF की विध्वंसक स्ट्राइक हुई है। कई हिजबुल्लाह लड़ाकों के मारे जाने की खबर आई है। फिलहाल इस पूरे युद्ध का सेंटर पॉइंट हॉर्मुज स्ट्रेट बना हुआ है, जहां से जहाजों की आवाजाही अब भी बंद है।
अमेरिका की लाख कोशिशों के बाद भी ईरान यहां जहाज़ों को टारगेट कर रहा है। अब तक 16 ऐसे जहाज हैं जिन पर हमला हो चुका है। ईरान ने फारस की खाड़ी में अमेरिकी ऑयल टैंकर पर हमला किया। इसका वीडियो भी सामने आया है। हमले के बाद जहाज में जोरदार धमाका हुआ और आग लग गई। वहीं दुबई में सिटी बैंक की बिल्डिंग पर हमला किया गया। इस हमले के बाद दहशत का माहौल है। सिटी बैंक ने यूएई की ब्रांच अस्थायी रूप से बंद कर दी। दुबई ऑफिस से कर्मचारियों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है। इसके अलावा भी दुबई में कई जगह पर ड्रोन हमलों की खबर है। ड्रोन हमले के बाद कई इलाकों में आग लग गई। ईरान का मकसद अमेरिका के इन सहयोगी देशों पर हमला कर अमेरिका पर दबाव बनाना है। ईरान में भी लगातार हमले हो रहे हैं। ईरान में रमज़ान के अंतिम शुक्रवार को कुद्स डे मनाया जाता है। आज इसी कुद्स डे के मौके पर जब अमेरिका विरोधी जुलूस निकाला गया तो एयर स्ट्राइक हुई। हालांकि हमले के बाद भी लोग भागने की बजाय नारेबाजी करते रहे। वहीं इराक में ईरान समर्थित पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के ठिकानों को भी अमेरिका ने निशाना बनाया। इनके ठिकानों में अमेरिका ने लुकास ड्रोन से यहां हमला किया। ईरानी ड्रोन की तरह लुकास ड्रोन अमेरिका के सस्ते कामिकाजी ड्रोन में से है। अगला वीडियो लेबनान का है। यहां भी जमकर बारूद बरस रहा है। इजरायली सेना ने बेरूत में हिजबुल्लाह का कमांड सेंटर तबाह कर दिया है। दक्षिण लेबनान में भी आईडीएफ की स्ट्राइक हुई है। मिसाइलें लॉन्च की जा रही हैं, ड्रोन हमले हो रहे हैं, बम बारूद बरस रहा है। इन सब के बीच दोनों तरफ से धमकियां भी लॉन्च की जा रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर युद्ध में जीत वाला दावा किया है। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा जिसमें दावा किया गया है कि ईरान की नेवी, एयरफोर्स और लीडरशिप सब कुछ खत्म हो चुका है। अब ईरान के पास कुछ नहीं बचा है, यानी ये युद्ध हम जीत चुके हैं। लेकिन ईरान की तरफ से हमलों का जवाब भी दिया जा रहा है और धमकियों का भी। ईरानी सुरक्षा परिषद के सचिव लारिजानी ने कहा है कि युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक इजराइल नाम का देश धरती पर मौजूद है। कुछ ऐसी ही धमकी ट्रंप ने भी दी है। कहा है हम ईरान के उस आतंकवादी शासन को धरती के नक्शे से मिटा देंगे जो दुनिया के लिए खतरा है। वहीं लारिजानी ने कहा है कि ट्वीट पोस्ट करने से जंग नहीं रुकेगी। हम तब तक अमेरिका का पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक कि वो हम पर हमला करने की गलती न मान ले। ईरान के तेवर बता रहे हैं कि वो किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है। आज ईरान की सड़कों पर सरकार के समर्थन में बड़ी संख्या में लोग उतरे। इन लोगों ने अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों के साथ खुद राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान, सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारिजानी और आईआरजीसी के सैन्य कमांडर अहमद रिजा रादान भी मौजूद रहे। प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक तौर पर अमेरिका के खिलाफ बयान दिए। युद्ध शुरू होने के बाद ये पहली बार है जब राष्ट्रपति और इतने बड़े सैन्य कमांडर सार्वजनिक तौर पर दिखे हों। ईरान इसके जरिए ये भी बताना चाहता है कि शासन अब भी मजबूत है और जनता एकजुट है। इस दौरान अमेरिका को क्या नसीहत दी गई, इस रील में आप देखिए। एक तरफ हमले हैं, दूसरी तरफ धमकियां हैं, तो एक और तीसरी तरफ लड़ाई भी लड़ी जा रही है। ये लड़ाई है युद्ध में रणनीतिक तौर पर खुद को दुश्मन से आगे दिखाने की। इसके लिए दोनों तरफ से वीडियो रिलीज किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो आज व्हाइट हाउस ने जारी किया, जो तो दूसरा एआई वीडियो ईरानी मीडिया ने दिखाया। व्हाइट हाउस के वीडियो में ट्रंप को वॉर हीरो बताया गया। B-2 बॉम्बर से हमला दिखाया गया। वॉरशिप, फाइटर जेट से हमले दिखाए गए। साथ ही खामेनेई समेत मारे गए 9 ईरानी कमांडर्स की तस्वीर दिखाई गई। वहीं ईरानी मीडिया ने जो वीडियो जारी किया उसमें खामेनेई को रक्षक बताया। मुश्तबा की तस्वीर के साथ लिखा खामेनेई इज बैक। इसमें ट्रंप को हमलावर के तौर पर दिखाया गया। बाद में ईरान का जवाबी हमला और हमले से ट्रंप को डरते हुए दिखाया गया। वैसे पिछले कुछ दिनों से जिस तरह ईरान जवाबी हमले कर रहा है, उससे अमेरिकी बेस को जबरदस्त नुकसान पहुंचा भी है। अल्दाफ्रा एयरबेस से कई नई सैटेलाइट तस्वीरें इसकी गवाही भी दे रही हैं। इन तस्वीरों में अमेरिकी एयरबेस पर एक गड्ढा देखा जा सकता है जो ईरानी मिसाइल हमले की वजह से हुआ है। इस तरह के हमले सुपर पावर अमेरिका के लिए बड़ी चोट है। आईआरजीसी ने एक ऐसा दावा किया जिसकी अमेरिका ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ये दावा यूएस नेवी के ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमले से जुड़ा है। आईआरजीसी का कहना है कि उसने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त यूएसएस लिंकन अरब सागर में तैनात था। आईआरजीसी के मुताबिक ईरानी सीमा से 340 किलोमीटर दूर लिंकन को टारगेट किया गया। दावा है कि यह हमला कामयाब रहा और इसमें यूएसएस अब्राहम लिंकन को भारी नुकसान पहुंचा।
कहा यह भी जा रहा है कि हमले के बाद यूएसएस अब्राहम लिंकन पीछे हट गया है। ईरान की तरफ से इससे पहले भी यूएसएस लिंकन को निशाना बनाए जाने की बात कही गई थी। हालांकि ईरान के दावों पर अमेरिका की तरफ से अभी कुछ नहीं कहा गया है। इससे पहले अमेरिका के दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड फोर्ड में आग लगने की खबर आई थी। कहा गया है कि ये आग लॉन्ड्री रूम में लगी थी, लेकिन ईरान ये दावा कर रहा है कि ये आग खुद अमेरिकी सैनिकों ने लगाई ताकि उन्हें ईरान के करीब न जाना पड़े। अगर ईरान के दावों में सच्चाई है तो ये अमेरिका के लिए एक बड़ी चोट है, क्योंकि यूएसएस अब्राहम लिंकन जैसे युद्धपोत उसके लिए गेम चेंजर हैं। अमेरिकी नौसेना का ये एयरक्राफ्ट कैरियर न्यूक्लियर पावर्ड है, जिसे कई साल तक ईंधन की ज़रूरत नहीं होती। ये अपने आप में समंदर में चलती फिरती एक सेना है। इसके साथ 3 से 6 डिस्ट्रॉयर रहते हैं। साथ ही ये F-35, FA-18 जैसे 70 से ज़्यादा लड़ाकू विमानों को कैरी कर सकता है। इसके अलावा इस ग्रुप में 1 से 2 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन तैनात रहती हैं, जो दुश्मन के जहाज़ों और पनडुब्बियों को ट्रैक करने के साथ साथ टॉमाहॉक मिसाइलें दाग सकती हैं। इस पर 7,000 से 8,000 सैनिकों की मौजूदगी होती है। अमेरिका को आज एक और बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी एयरफोर्स का एक एयर रिफ्यूलर टैंकर इराक में क्रैश हो गया, जिसमें 4 क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। इसके साथ ही युद्ध में मरने वाले अमेरिकी सैनिकों की संख्या अब 11 तक पहुंच गई है। इससे पहले 7 अमेरिकी सैनिकों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। जो KC-135 विमान क्रैश हुआ है, वो उड़ते हुए लड़ाकू विमानों में ईंधन भरता है। अमेरिका ने युद्ध शुरू होने से पहले पश्चिम एशिया में सभी एयरबेस पर एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स की बड़ी तैनाती की थी, ताकि फाइटर जेट्स को रिफ्यूल कर लगातार हमले किए जा सके। लेकिन अमेरिका ने आज अपना एक KC-135 विमान गंवा दिया। सेंट्रल कमांड की तरफ से बताया गया है कि एक दूसरे KC-135 टैंकर को भी नुकसान हुआ, लेकिन इसके बाद भी वो लैंडिंग करने में सफल रहा। हालांकि अमेरिका का ये विमान कैसे गिरा, इसको लेकर अभी स्थिति साफ नहीं हो पाई है। ईरान का दावा है कि उसने ड्रोन हमले में इस अमेरिकी विमान को मार गिराया, तो वहीं इराक के इस्लामिक रेजिस्टेंस ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी लेते हुए ये कहा है कि अमेरिकी विमान पर उनकी तरफ से हमला हुआ। वहीं अमेरिका ने कहा है कि विमान हादसे का शिकार हुआ, लेकिन यह हादसा कैसे हुआ इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई। अमेरिका को लगातार हो रहे इस नुकसान से हलचल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंच रहा है, अमेरिका को ये युद्ध महंगा पड़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट में बताया गया कि इस युद्ध के शुरुआती 6 दिन में ही अमेरिका के करीब 95,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए हैं। अगर अब तक का अनुमानित खर्च देखा जाए तो ये 1,66,000 करोड़ से ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक 50,000 करोड़ के करीब तो सिर्फ हथियारों पर खर्च हुआ है। खास बात यह है कि इस खर्च में युद्ध से पहले की तैयारी, सैनिकों की तैनाती और युद्ध के लिए हथियारों का स्टॉक बढ़ाने का खर्च शामिल नहीं है। ईरानी हमलों में जो अमेरिका को नुकसान हुआ है, वो भी शुरुआती अनुमान से कहीं ज्यादा है। कतर के अल उदैद बेस पर रडार सिस्टम ध्वस्त हुआ, जिसका नुकसान 10,114 करोड़ रुपए का हुआ। यूएई में अल स्वाइस बेस पर थर्ड रडार सिस्टम नष्ट हुआ, नुकसान 4,597 करोड़ रुपए का हुआ। जॉर्डन में भी थर्ड रडार सिस्टम को टारगेट किया गया, नुकसान 4,597 करोड़ रुपए का था। कुवैत में 3 F-15E फाइटर जेट तबाह हुए, नुकसान 2,593 करोड़ रुपए का हुआ। आज क्रैश हुए KC-135 एयर रिफ्यूलर की कीमत भी करीब 350 करोड़ रुपए है। ईरान ने 13 MQ-9 रिपर ड्रोन मार गिराने का दावा किया, जिससे अमेरिका को 3,250 करोड़ के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा गोला बारूद की कमी भी अमेरिका के लिए परेशानी की वजह है। ईरान युद्ध में अमेरिका का भारी गोला बारूद खर्च हुआ है। पेंटागन ने कहा है कि कई वर्षों का हथियार स्टॉक खत्म हो चुका है। हथियार तेजी से खत्म होने से चिंता बढ़ी है। इसके लिए व्हाइट हाउस और कांग्रेस से जल्द फंडिंग की मांग की गई है। बताया जा रहा है कि पेंटागन ने $50 अरब का अतिरिक्त बजट मांगा है। करोड़ों का गोला बारूद खर्च करने के बाद अब अमेरिका ईरान में एक और बड़ा ऑपरेशन करने की तैयारी कर रहा है। ये ऑपरेशन है ईरान के संवर्धित यूरेनियम को खत्म करना। इसको लेकर एक नई रिपोर्ट व्हाइट हाउस तक पहुंची है। कहा जा रहा है कि ईरान में पिकेक्स पहाड़ के नीचे हलचल तेज है, क्योंकि ईरान ने नतांज और फोर्डो से यूरेनियम को शिफ्ट कर दिया है। न्यूक्लियर साइट्स पर हमलों के बाद ये फैसला लिया गया। ये पहाड़ नतांज परमाणु साइट के करीब है। कहा जा रहा है कि इसीलिए 400 किलो यूरेनियम को
पिकेक्स की पहाड़ियों पर लाया गया और वहां उसे एक अंडरग्राउंड बंकर में छिपा दिया गया। आप ये सैटेलाइट तस्वीर देखिए, ये पिकेक्स पर्वत की है, इसके काफ़ी नीचे यहाँ पर न्यूक्लियर फैसिलिटी बताई जा रही है। दूसरी तरफ इसका एंट्री गेट बताया जा रहा है। द टेलीग्राफ का ये भी दावा है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को इसकी भनक लग चुकी है। दावा है कि अमेरिका वहाँ बहुत जल्द बमबारी कर सकता है। इसे तबाह करना इतना आसान नहीं है क्योंकि इस पहाड़ की ऊंचाई 5000 फीट है। इसलिए यूरेनियम छिपाने के लिए यह सबसे सही जगह है। ऊपर से उबड़ खाबड़ इलाका होने की वजह से उसे ट्रैक कर पाना मुश्किल है। वहीं यूरेनियम को यहाँ 329 फीट गहरे बंकर में रखा गया है, यानी इतनी गहराई पर उन्हें सुरक्षित रखा गया है। वहाँ किसी भी बंकर बस्टर बॉम्ब से टारगेट कर पाना मुश्किल है। आमतौर पर बंकर बस्टर बॉम्ब 200 फीट की गहराई तक ही जा पाते हैं, यानी अगर अमेरिका को यहाँ से यूरेनियम निकालना है या खत्म करना है तो कुछ नई प्लानिंग करनी होगी। सत्ता में अब न्यूज मित्रों के लिए सिलेंडर समाचार, जिसमें शहर शहर लाइन में लगे लोग हैं। एलपीजी क्राइसिस को लेकर लोगों के बीच फैले पैनिक की ग्राउंड रिपोर्ट है और ये तस्वीरें किसी एक राज्य या शहर की नहीं है। एमपी से यूपी और पंजाब तक लोगों का सिलेंडर संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। संख्या आज कुछ कम जरूर लग रही है। सिलेंडर की आपूर्ति में बढ़ोतरी नहीं हुई है, इंतजार है और इसी तरीके की लाइनें जो है वो लगी हुई आपको दिखाई देंगी। तो इंतजार के साथ साथ यहाँ पर कमी जो है सिलेंडर की वो साफ साफ नजर आ रही है, क्योंकि आप यहाँ पर संख्या देखिए, सुबह से लोग 6 बजे से यहाँ पर खड़े हैं और ये 100 से ज्यादा लोगों की संख्या एक काउंटर पर, जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है, वहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। रोजा रख के खड़े परेशान और सुबह से। लेकिन 6 बजे से क्यों है? अगर 10 बजे से ये नंबर नहीं लगेगा, आखिरी में मिलेगा नहीं, 40 हो जाएंगे तो मिलेगा। धूप में बैठे हैं, कल के पर्ची कटा है। बहुत परेशानी है, तो सिलेंडर नहीं मिल रहा है, धूप में तप रहे हैं। कितने बजे से खड़े हैं आप लोग? सुबह 6 बजे से खड़े हैं। कल सत्ता में अब आपको एक ऐसे खिलेश के बारे में बताते हैं जो क्रिकेट की पिच से जुड़ा है, जिसे लेकर भारतीय क्रिकेट फैंस बहुत गुस्से में हैं और उनके टारगेट पर है आईपीएल फ्रेंचाइजी की मालकिन। नाम है काव्या मारन। आज हमने क्रिकेट वाले इस खिलेश पर जो कुंजी तैयार की है वो 2 किरदारों पर आधारित है। इनमें पहली है काव्या मारन, जिनके एक कदम की वजह से भारत में लोग बहुत नाराज हैं और आईपीएल टीम सनराइजर्स हैदराबाद को बॉयकॉट करने की मांग कर रहे हैं। जबकि दूसरा किरदार है पाकिस्तान का एक क्रिकेटर, नाम है अबरार अहमद। अब आपको ये बताते हैं कि आखिर काव्या मारन से देश के लोग नाराज क्यों हैं और क्यों उन पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। दरअसल एक T20 लीग में पाकिस्तानी क्रिकेटर को खरीदे जाने पर भारत में बड़ा बवाल है। ब्रिटेन में होने वाली इस लीग का नाम है द 100, जिसमें सनराइजर्स लीड्स ने एक पाकिस्तान क्रिकेटर को खरीदा है जिनका नाम है अबरार अहमद, जिनकी सबसे बड़ी बोली काव्या मारन की सनराइजर्स लीड्स ने लगाई है और अबरार अहमद को करीब 1,90,000 पाउंड यानी लगभग 2 करोड़ 34 लाख रुपए में खरीदा है। ये नीलामी 12 मार्च को लंदन के पिकाडिली लाइट्स में हुई, जिसमें खुद काव्या मारन मौजूद थी। अब एक भारतीय फ्रेंचाइजी द्वारा एक पाकिस्तानी क्रिकेटर को खरीदे जाने से लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है, क्योंकि काव्या मारन ही इस टीम की मालकिन है। इसीलिए उन्हें भारतीय क्रिकेट फैंस की नाराजगी झेलनी पड़ रही है। क्रिकेट फैंस का तर्क है कि विदेशी लीग में किसी भारतीय फ्रेंचाइजी द्वारा पाकिस्तानी क्रिकेटर को खरीदना भले ही नियमों के विरुद्ध ना हो, लेकिन ये नैतिकता के विरुद्ध है। फैंस का कहना है कि ये खेल भावना के खिलाफ भले ही ना हो, लेकिन राष्ट्रीय भावना और नैतिकता के खिलाफ है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तानी क्रिकेटर अबरार अहमद को भारतीय फ्रेंचाइजी द्वारा खरीदे जाने पर क्रिकेट फैंस का मन क्लीन बोल्ड क्यों है? असल में ये वो अबरार हैं जिन्होंने पाकिस्तान और उसके आतंकवादियों के खिलाफ हुए भारत के ऑपरेशन सिंदूर का और भारतीय सेना का मजाक उड़ाया था। उन्होंने भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन का जिक्र करते हुए तस्वीर पोस्ट की थी जिसमें नफरत की मात्रा ज्यादा थी। इसीलिए लोग पूछ रहे हैं, जिसने देश का अपमान किया आखिर उस पर काव्या क्यों मेहरबान है? जिसने सेना का मजाक उड़ाया उस पर भारत की एक फ्रेंचाइजी नोट क्यों उड़ा रही है? हैरानी यह है कि सनराइजर्स टीम ने यह फैसला उस माहौल में किया जब कुछ दिन पहले बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को KKR में खरीदे जाने पर बवाल हो चुका है। लोगों का गुस्सा था, जिस देश में हिंदुओं की हत्या हो रही है आखिर उस देश के खिलाड़ी पर भारत की फ्रेंचाइजी धन वर्षा क्यों कर रही है? और अब यही आक्रोश और यही तर्क अबरार अहमद को भी खरीदे जाने पर है।
देखिए आईपीएल के जो आप सवाल पूछ रहे हैं कि किसी फ्रेंचाइजी ने जो है, तो वो हमारी आईपीएल में तो इस तरह का कुछ नहीं है। हमारा डोमेन, हमारा अधिकार क्षेत्र वो आईपीएल तक आता है ना। तो वो बाहर में किस लीग में कौन क्या कर रहा है उससे हमें उतना मतलब नहीं, किस खिलाड़ी को लेते हैं उसमें हम कैसे दखल दे सकते हैं। तो हमारा कोई दखल नहीं, वो उनके ऊपर है कि वो क्या करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भारत पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं उसके मद्देनज़र ऐसे भारत में कोई अगर क्रिकेट की टीम पाकिस्तानी खिलाड़ी के बारे में अगर उनका चयन कर रही है तो वो गलत बात है और मैं इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। वैसे अब इस मामले पर सनराइजर्स लीड्स के कोच डेनियल वेटोरी की सफाई आ गई है। इसमें वेटोरी ने कहा है कि सनराइजर्स लीड्स की रणनीति प्रमुख स्पिनर को टीम में लेने की थी। वैसे तो टीम की पहली पसंद इंग्लैंड के स्टार स्पिनर आदिल राशिद थे, लेकिन उन्हें दूसरी टीम ने खरीद लिया। तब फ्रेंचाइजी ने विदेशी स्पिनर के विकल्प पर ध्यान दिया। हमारे पास 4 से 5 विकल्प थे और पाकिस्तान के अबरार अहमद उनमें से एक थे। इसीलिए फ्रेंचाइजी ने अबरार अहमद को टीम में शामिल करके काफ़ी खुशी का इजहार भी किया। वैसे ऑक्शन से पहले खबरें ये थी कि आईपीएल ओनर्स वाली 4 टीमों में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नहीं लिया जाएगा, जिसके बाद इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने सख्त चेतावनी दी थी कि खिलाड़ियों का चयन सिर्फ मेरिट के आधार पर होना चाहिए। इसी के बाद सनराइजर्स लीड्स ने पाकिस्तानी खिलाड़ी पर दांव लगाने का विवादित फैसला लिया, लेकिन यह फैसला भारतीयों के दिल पर कुठाराघात की फ्री हिट लगा रहा है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, होर्मुज पर भारत ईरान के बीच जल्द बड़ा समझौता हो सकता है। थोड़ी देर में समझौते का ऐलान संभव है। भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद अली ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि थोड़ी देर में ये फैसला हो सकता है और इसका ऐलान संभव है। होर्मुज स्ट्रेट से भारत के जहाज गुजर सकें, इसको लेकर ये बड़ा बयान दिया गया है। भारत में ईरान के राजदूत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जल्दी इस पर कोई फैसला हो सकता है। Of India, because we have common faith, common interest. We believe, as an ambassador in India, we believe that common faith, we have common faith in the region. And for this reason, all the high-ranking officials from Iran instructed the embassy of Iran in India that pave the way for the Indian government. क्योंकि बातचीत लगातार हो रही है, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रागची से बात कर रहे हैं लगातार, और अब ये बात बताई है भारत में ईरान के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने भी कि जल्द ही इस पर कोई ऐलान संभव है।